Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रमचय और संचय के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको टेक्निकल एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाता है। साथ ही जो जूनियर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उनके भी सिलेबस में इंक्लूडेड है। एंड इसके साथ ही ये कंपटीशन एग्जामिनेशंस में भी बहुत काम आता है। रीजनिंग में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं अगर इसको हमने अच्छे से समझ लिया तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रमचय और संचय या परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। इसको समझने से पहले हमें क्या करना है, हमें एक टर्म आती है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है, हिंदी में इसको हम कहते हैं क्रम गुणित। क्या होता है इसका मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका यूज जो है इस पूरे टॉपिक में आने वाला है। फैक्टोरियल का बेसिकली मतलब जैसे ये होता है कि हमने n लिखा और n के आगे ऐसे ये साइन यूज किया, तो इसको हम बोलेंगे n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि n को हम ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे n फैक्टोरियल। चलो इसको एग्जाम्पल के जैसे देखते हैं। सपोज दैट हमें ना 8 का फैक्टोरियल निकालना है। पूछ लिया जाता है कि 8 का जो फैक्टोरियल 8 की वैल्यू क्या है या फैक्टोरियल 8 का मान क्या है। तो इसका हम सिंपल सा निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ से स्टार्ट करना 8 से। कैसे? 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे n-1, मतलब 8 से एक पहली संख्या कौन सी आती है? 7। उसके बाद 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इस पूरी प्रोसेस या पूरी स्टेप को हम बोलते हैं फैक्टोरियल 8 बोलेंगे, या इसी की n की टर्म में अगर हम इसको यूज करें तो इसको हम बोलेंगे फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल। चलिए आगे हम थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। अब जैसे हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं या कुछ काउंटिंग करते हैं तो उसकी हमें दो प्रोसेस होती हैं। उसको बेसिकली दो प्रिंसिपल्स में इसको डिवाइड किया जाता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं इधर की गणना के मूल सिद्धांत। गणना के मूल सिद्धांत, या इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में देखें तो ये हो जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो ध्यान से इसको समझना है, देखना है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग को। चलिए देखते हैं। इसमें दो सिद्धांत बेसिकली काम करते हैं। पहला सिद्धांत को हम बोलते हैं योगफल सिद्धांत। योगफल सिद्धांत क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं कि एक संक्रिया है या फिर एक ऑपरेशन है जो कि m तरीकों से किया जा सकता है। एक संक्रिया है या ऑपरेशन है जिसको हम m तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक संक्रिया, ध्यान रखना है संक्रिया को इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं, जिसको हम कर सकते हैं कितने तरीकों से? m तरीकों से। ठीक। अब एक और दूसरी संक्रिया है, एक दूसरी ऑपरेशन है, दूसरी संक्रिया जिसको हम n तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों संक्रियाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, इसका ध्यान रखना है। एक दूसरे पे क्या है? एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन में जो टोटल अगर हमें निकालना हो
अगर कुल तरीकों से हमें अगर इसका निकालना है तो हम ध्यान रखना है, इसमें हम m प्लस n तरीकों से इसकी जो कर सकते हैं, संक्रियाएं कर सकते हैं। कुल कितने तरीकों से कर सकते हैं? m प्लस n तरीकों से। चलिए इसको थोड़ा इजी समझते हैं, इजी बनाते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या जो है, कक्षा में 10 लड़के हैं और उसमें 8 लड़कियां हैं। 10 लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं? 8 लड़के हैं उस क्लास में। ठीक है, अब एक मॉनिटर चुनना है। क्लास में क्या चुनना है? एक मॉनिटर चुनना है, सिर्फ एक मॉनिटर चुनना है, ध्यान रखना है। कितने मॉनिटर चुनने हैं हमें? एक मॉनिटर चुनना है। तो इस एक मॉनिटर को हम कितने तरीकों से चुन सकते हैं? इसका ही ये एग्जाम्पल है योगफल सिद्धांत। कैसे? देखिए, टोटल 10 लड़के हैं तो 10 लड़कों में से किसी भी एक को बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से कितने तरीके हो जाएंगे? लड़के को अगर हम मॉनिटर बनाते हैं तो वो 10 तरीके हो जाएंगे। लड़कों को बनाने के लिए 10 लड़के हैं, किसी भी एक को हम चुन सकते हैं उनमें से, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 10। और उसी प्रकार से लड़कियां कितनी है उसमें? 8। किसी भी एक लड़की को बनाएंगे तो कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास में? 8 तरीके। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 18। तो हम क्लास में अगर एक मॉनिटर बनाते हैं तो हमारे पास में कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 10 प्लस 8। कितने तरीके हो जाएंगे? 10 प्लस 8 बराबर 18 तरीके। इसको बोलते हैं हम योगफल सिद्धांत। कोई टफ नहीं है, बस थोड़ी सी टेक्निकल जो टर्म्स आ जाती हैं वो हम थोड़ा सा समझने में गलती कर देते हैं और फिर वो हमारे पूरा का पूरा कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसके बाद अगर दूसरा प्रिंसिपल है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखते हैं अभी दूसरा प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल का नाम क्या है? बेसिकली उसका नाम है गुणनफल सिद्धांत। गुणनफल सिद्धांत। गुणनफल सिद्धांत बेसिकली क्या बताता है? देखिए कि इसमें जो संक्रियाएं हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उनका एक दूसरे को क्या हो जाएगा? उनका लिंकेज बनेगा। उनको हमें जोड़ना है, एक दूसरे को निर्भर बनाना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। मान लेते हैं कि एक पहली संक्रिया है, पहली संक्रिया जिसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? m तरीके से। और दूसरी संक्रिया जो है, दूसरी संक्रिया को हम किस तरीके से बता सकते हैं? उसको हम n तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब दोनों को अगर हम एक साथ में लिया जाए कि कुल कितने तरीके हमारे पास में होंगे, तो इस कंडीशन में हमारे पास में m इंटू n तरीके हमारे पास में होंगे। कितने तरीके हो जाएंगे? m इंटू n तरीके। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं भी थोड़ा और इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। वही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लास में लड़के कितने हैं? तो बॉयज हैं क्लास में कुल 10 और गर्ल्स कितनी है क्लास में? तो वो है 8। लेकिन इस बार हमें क्या करना है? मॉनिटर एक नहीं बनाना है। इस बार कंडीशन हम ये देंगे कि एक लड़का बनेगा और एक लड़की बनेगी। अगर क्लास में कोई प्रतिभावान छात्र ढूंढना है, मान लेते हैं कि हमें क्या करना है? प्रतिभावान टैलेंटेड स्टूडेंट ढूंढना है क्लास में, ठीक है? तो एक लड़कों में से ढूंढना है और एक लड़कियों में से ढूंढना है। तो इसके कितने तरीके होंगे हमारे पास में? तो इसके सिंपल से तरीके हैं कि क्लास में कुल लड़के कितने हैं? 10 हैं। तो 10 में से कोई भी एक हो सकता है, ये ध्यान रखना है। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि लड़कियां कितनी है इसमें? 8। तो इस तरीके से पूरे जो हमारा जो तरीके होंगे इसको सोल्व करने के, तो वो हमारे पास में कुल 80 तरीके होंगे। हम 80 तरीकों से उनका चुनाव कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझना है, इसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे, गुणनफल सिद्धांत और योगफल सिद्धांत क्या होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्रमचय, कि क्रमचय एक्चुअली होता क्या है, या परम्यूटेशंस क्या होता है। देखो कि किसी दिए हुए वस्तुओं, हमारे पास में ना एक कुल वस्तुओं का समूह दिया हुआ है, ठीक है? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, किसी दिए हुए वस्तुओं के समूह में से, वस्तुओं के समूह
में से कुछ, या तो हम कुछ सेलेक्ट करेंगे या सभी, या सभी वस्तुओं को लेकर बनाया गया विन्यास या व्यवस्था क्या कहलाती है? व्यवस्था का एक समूह, व्यवस्था का समूह है, एक क्रमचय कहलाता है, एक क्रमचय कहलाता है। देखिए बेसिकली इसको समझते हैं इजी लैंग्वेज में क्या होता है। देखो हमारे पास में एक बहुत सारी वस्तुओं का एक समूह है, हमारे पास में दिया हुआ है, हमारे पास में है। उसमें से या तो हम क्या करेंगे, कुछ वस्तुएं ले लेंगे या फिर हम सारी वस्तुओं को ले लेंगे और उन वस्तुओं को हम क्या करेंगे, एक क्रम से, एक तरीके से हम क्या करेंगे, उसको एक व्यवस्था में एडजस्ट करेंगे, उसको हम अपने हिसाब से तरीके से उसको सेट करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्रमचय। इसको थोड़ा और इजी समझ आ जाएगा आपको, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहिए और ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। क्रमचय के साथ पहले हम इसको लेते हैं, संचय को भी साथ में लेते हैं, समझना ज़्यादा इजी हो जाता है तुलना के हिसाब से। तो संचय क्या होता है, देखिए संचय बेसिकली यही हो जाएगा कि किसी दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान रखते हुए, ध्यान रखते हुए जो भिन्न भिन्न समूह बनते हैं, जो भिन्न समूह बनाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, उन्हें उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, संचय कहते हैं, संचय कहते हैं। देखिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना है, वस्तु के अलग अलग समूह अगर बना देंगे, छोटे छोटे समूह बना दिए हमने, 3-4 समूह जो भी हम बना सकते हैं, उनको हम कह देंगे संचय कह देंगे। लेकिन अगर सभी को जितने भी वस्तुएं जो हमने ली उसको अगर हम क्रम से या उसके हिसाब से हम करते हैं, सेट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्रमचय कह देते हैं। चलिए इसको मैं एक एग्जाम्पल, ईजी एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, क्या एग्जाम्पल है देखिए, बेसिकली डिफरेंस मान सकते हैं, कुछ भी इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों को हम एक साथ में सोल्व कर लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास में 4 वस्तुएं हैं, क्या है, 4 वस्तुएं, ठीक है। और वो 4 वस्तुएं में कौन से सेलेक्ट कर रहा हूँ, रैंडम कुछ भी वस्तुएं मान लेते हैं। यहाँ पे हमने, चलो ये ले लेते हैं, 4 वस्तुएं हैं, एक है मेरे पास में A, एक है R, एक है P, एक है S। ये कुल कितनी वस्तुएं हैं हमारे पास में, टोटल 4 वस्तुएं हमारे पास में हैं, ठीक है। वस्तुएं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, A, R, P एंड S, ओके। अब इन वस्तुओं को अगर हम संचय निकालें, इनका एक साइड में मैं संचय और दूसरी साइड में क्रमचय, अगर इन 4 वस्तुओं को अगर हम संचय निकालें, अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि इनका 3 का ग्रुपिंग कर रहा हूँ, 3 वस्तुएं ले रहे हैं, इनमें से 4 में से कितनी वस्तुएं ले रहे हैं हम, 3 वस्तुएं ले रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं इन 4 में से 3 वस्तुएं लूँ तो क्या संचय बन सकता है, पहले मैं 4 में से 3 लेनी है, ठीक है, एक साथ में। तो एक तो ली जा सकती है A, R, P, ये 3 वस्तुएं ली जा सकती हैं। दूसरा क्या बन सकता है, A, P, S, और तीसरा क्या बन सकता है,
RPS, और चौथा क्या बन सकता है इसमें? देखिए एक तो हो गया ARP हो गया, APS हो गया, ARS हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ARS। इस तरह से हमारे पास में कुल संचय कितने आ जाएंगे? कुल संचयों की संख्या हो जाएगी हमारे पास में 4। कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है। अगर हमने 4 वस्तुएं हैं कुल हमारे पास में, लेकिन उनमें से हमने 3 वस्तुओं को एक साथ में ग्रुप करके उसको हम अगर संचय बनाते हैं तो कितने संचयों की संख्या हो जाएगी? 4। लेकिन अगर हम क्रमचय बनाएं, मान लेते हैं 3-3 वस्तुओं को हम साथ में लेंगे और हमें क्रमचय बनाना है। क्रम इसका ध्यान रखना है, बस ये चीज इसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? देखो पहले हमने संख्या ली ARP। ओके, तो ARP को हम सोल्व करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। कैसे लिख सकते हैं? ARP को सबसे पहले तो हम ऐसे भी लिखते हैं, ARP लिखा जा सकता है, सेम है वैसा का वैसा। दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको APR भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तीसरा मैं क्या लिख रहा हूँ? इसको हम लिख सकते हैं RPA लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। चौथा हम इसको क्या लिख सकते हैं? RAP लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ और लिखना चाहें इन संख्याओं को क्रम को बदल के, तो हम इसको लिख सकते हैं PAR लिख सकते हैं, और चौथा हम क्या लिख सकते हैं? PRA। ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसको लिखें APS को, 3 अक्षर ले रहे हैं APS, इनको लिखें तो क्या बना सकते हैं? सबसे पहले तो हम APS बना सकते हैं, दूसरा हम ASP बना सकते हैं, तीसरा हम क्या बना सकते हैं? PSA बना सकते हैं, चौथा हम क्या कर सकते हैं? PAS बना सकते हैं। अगला अगर हम इसमें देखें तो वो बन सकता है, इसमें SAP बना सकते हैं, और अगला देखें तो SPA। इसी तरीके से अगला जो है RPS लिया हुआ है, तो RPS में हम क्या क्या बना सकते हैं? सबसे पहले तो RPS खुद बन जाएगा, फिर इसका हम क्रम चेंज करें तो RSP बन सकता है। अगला इसका कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो हम PSR बना सकते हैं, PRS बना सकते हैं। अगला कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो SRP बना सकते हैं, और फिर लास्ट वाला अगर इसमें बनाए तो SPR। अगर इसका देखें हम ARS का, तो वो बन जाएगा हमारे पास में, एक तो ARS बन सकता है और ASR बन सकता है। अगला हम देखें तो इसमें RSA बना सकते हैं, या RAS बना सकते हैं, और SAR बन सकता है, और SRA बन सकता है। इस तरह से अगर हम गिनेंगे इनको तो कितना आएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 6 6 6, मतलब कितने हो जाएंगे टोटल? 24। अगर इसको क्रमचियों की संख्या अगर हम बात करें तो ये इतने बन रहे हैं। अगर हम इसको देखें इन फॉर्मूले के जैसे तौर पे हम देखें तो क्या कर सकते हैं? इसको हम अगर क्रमचियों की संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? फैक्टोरियल NI। n की जगह हमारे पास में कितने हैं? 4 हैं, तो क्या करेंगे हम? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 ये 12 दूनी 24। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि वस्तुएं कितनी थी हमारे पास में? टोटल 4 वस्तुएं थी, तो हमने 4 का फैक्टोरियल कर दिया, आंसर आ गया। इतना सिंपल ये है क्रमचय और संचय। चलिए आगे, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक शब्द है KUMAR, KUMAR। इसमें हमें पूरे क्रमचयों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? क्रमचयों की निकालने के लिए हम काउंट करेंगे शब्द कितने हैं। 1 2 3 4 5, कितने शब्द है? 5। इसके आगे क्या करना है? फैक्टोरियल लगा देना है। मतलब क्या हो जाएगा? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौके 20, 6 यानी कि 120 हो जाएगा, 120। इसी तरह चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम साथ में लेते हैं। अगर जैसे मान लेते हैं कि एक शब्द रखा है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ।
एक शब्द दे रखा है हमारे पास में अंकित, ANKIT। कितने शब्द है इसमें? अक्षर है 5। तो कितनी हो जाएगी इसकी संख्या? वही 5 फैक्टोरियल मतलब 120, याद रखना है। उसके बाद अगर इसमें कुछ जो सवाल होते हैं वो किस टाइप से पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में, अगर मैंने देखो किस तरीके से ये संख्या बदलती है, किस तरीके से हमें ध्यान देना है, इसका थोड़ा सा देखिएगा। अगर इसमें मैं एक शब्द और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, ANKIT, ए ऐड कर दिया, ए की क्या हो रही है यहाँ पे? पुनरावृत्ति हो रही है। ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसमें सबसे पहले शब्द कितने, अक्षर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम ऊपर क्या करेंगे? 6 का फैक्टोरियल करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है इसमें ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। रिपीट हो रहा है ना, पुनरावृत्ति हो रही ना। तो इस केस में हमें क्या करना है? इसमें 2 का भाग दे देना है। तो कितना आंसर आ जाएगा? देखिए, इसको हम कर सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और भाग देना 2 का, 2 गुणा 1। तो ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजो 30, 4 3 12, तो इसका हो जाएगा 360। मतलब हमें अगर इस शब्दों को यूज करते हुए अगर बनाने हैं, क्रमचय बनाने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको हम 360 तरीकों से बना सकते हैं। इसी के बाद अगर पुनरावृत्ति होती है तो क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कोई शब्द है जिसमें 2 बार शब्दों को यूज कर देते हैं, मान लेते हैं कि इसमें ये शब्द है, ये बिल्कुल ये तो सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर कोई शब्द 3 बार रिपीट हो रहा है, या कोई अक्षर 3 बार रिपीट हो रहा है, किसी में 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? जितनी बार रिपीट हो रहा है उसी का नीचे भाग देते चलेंगे। इसको आगे हम सोल्व भी करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ध्यान रखना है। मैं पहले लिख रहा हूँ, पुनरावृत्ति नहीं होती हो तो क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति अगर नहीं हो तो हम क्या लिख सकते हैं? मान लेते हैं कुल हमारे पास में कुल वस्तुएं जो हैं, कुल वस्तुएं कितनी हमारे पास में? n वस्तुएं हैं। कुल कितनी वस्तुएं हैं? n वस्तुएं। उनमें से हमें कितनी लेनी है? तो जो वस्तुएं हम सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्टेड। अब सॉरी फॉर माय हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्बिनेशन, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ जाएगा। सेलेक्टेड वस्तुएं हमने लेंगे इसमें r मान लेते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते हैं n, ऊपर टोटल वस्तुएं p एंड इधर r। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और इस फॉर्म का मतलब क्या होता है? यानी कि n, इसका मतलब हो जाता है ऊपर तो फैक्टोरियल n बटे नीचे आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के कुछ क्वेश्चंस जो है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में लेंगे हम, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको देखेंगे कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आपके क्वेश्चंस को ज़रूर शामिल किया जाएगा। धन्यवाद।